नमस्कार, मैं हूं अशोक राज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक्स है अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक सुधार। आप जानते हैं कि अलाउद्दीन ने एक बहुत बड़े भूभाग को, एक बड़े क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो ये विंध्यन पर्वतमाला, देखिए मैपिंग पे न ध्यान दीजिए कि मैपिंग बहुत बढ़िया नहीं बनाए हैं। तो ये विंध्यन पर्वतमाला है। विंध्यन पर्वतमाला के अगर उत्तर की बात करें, ये दिल्ली है, दिल्ली में इनकी राजधानी है। पूरा का पूरा उत्तर साम्राज्य को, उत्तर भारत को जो है अलाउद्दीन खिलजी अपने क्षेत्र में मिला लिए हैं। और ये गुजरात को भी जीत करके मिलाए हैं। गुजरात को भी इन्हीं के, यहीं से जो मलिक काफूर प्राप्त किया था, एक किन्नर हिजड़े के रूप में, जिन्होंने दक्षिण अभियान में देवागिरी यादव वंश है, तेलंगाना जिसकी राजधानी वारंगल है, होयसल जिसकी राजधानी द्वार समुद्र, अब इसका नाम हलेबीड है, इनको अपने अधीनता में अलाउद्दीन ने मिला लिया है। केवल एक राज्य बचता था, ये था पांड्य। कौन सा राज्य था? पांड्य। इसकी राजधानी जो थी मदुरा थी। मदुरा को मदुरई भी कहा जाता है, ये ध्यान देना है। केवल मदुरा को यानी कि पांड्य राज्य को नहीं मिला पाए थे अलाउद्दीन खिलजी। तो इतने बड़े साम्राज्य को अगर मिला करके ये कहा जाए कि एक शासक पूरा नियंत्रण कर सकता है तो इम्पॉसिबल। तो अलाउद्दीन इस बात को भली भांति जानते थे कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए, ये पाकिस्तान का तब जन्म नहीं हुआ था, अफगानिस्तान भी सभी इस क्षेत्र इसी में ही आता था। इतना का यहाँ से लेकर इतना का पूरा भारत का क्षेत्र था, ये भी अधीनता में ही स्वीकार कर लिए गए थे। तो इतने बड़े साम्राज्य का शासन चलाने के लिए क्या आसान है? आसान नहीं था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये समझा कि शासन चलाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम रोल है, शासन चलाने के लिए किसका रोल है? सैनिक व्यवस्था का। सैनिक व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ करना है। सैनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अलाउद्दीन ने सबसे पहले क्या किया? अब हम इस पे समझेंगे कि अलाउद्दीन ने क्या किया। अलाउद्दीन ने देखिए सैनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या किए हैं। तो इन्होंने, होता क्या है, अब सपोज करिए यहाँ से किसी का युद्ध होता है, अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का किसी दूसरे जगह से युद्ध होता है। तो युद्ध होने के लिए क्या है, सपोज करिए एक सैनिक है, एक क्या है, एक सैनिक है, और बी जो है ये सेना में नहीं है। बी जो है सेना में नहीं है, लेकिन जब युद्ध होता है तो ये जो सैनिक है, सेना में है, ये नहीं जाता युद्ध करने के लिए, क्योंकि युद्ध में क्या है, भ्रष्टाचार है, व्याप्त है। तो सेना में नहीं जाएगा। तो युद्ध मेन कारण है क्या, युद्ध का लेकर के। जब ये सेना में नहीं जाएगा तो इससे बोल देगा, भैया तुम मेरे स्थान पर चले जाओ, सेना में भर्ती हो जाओ। ऐसे जब एंजॉय करने का काम था, खाने पीने का काम था, तो ये सेना में रहा पैसा लेने का। लेकिन जब युद्ध करने का समय आया, इसको भेज तका था तुम जाओ, क्योंकि उस समय फोटो का खींचने का काम नहीं था। उस हमने फोटो का दिया, ऑटो शब्द नहीं है, ये लोग आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं। तो फोटो खींचने का काम नहीं था, तो पता चलना थोड़ा सा कठिन था, कौन सेना में है कौन नहीं। इतने बड़े साम्राज्य में कितना सेना होगा, बहुत ज़्यादा, आप कल्पना नहीं कर सकते कितना सेना होगा। आगे अभी मिलेगा कितने सेना थे, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग डाटा बताते हैं। तो ये सेना में न जाने के बजाय इसको भेजता। इसका मतलब क्या है, सेना में भ्रष्टाचार व्याप्त है, सेना में जो है लोग दुरुपयोग कर रहे हैं जो सेना में है। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले एक नया शब्द लाया है, हुलिया लिखने की व्यवस्था। क्या लिखने की? हुलिया पर था, हुलिया लिखने की व्यवस्था। ये क्या है?
ये जानना है। हुलिया लिखने का व्यवस्था का मतलब ये होता है कि चूंकि लोग सेना में लोग करप्ट करते थे, यानी कि भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, बताया नहीं ये नहीं जाता था। जब एक सैनिक अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को युद्ध के समय भेज देता था तो ऐसे में साम्राज्य टूट सकता था, हार सकता था सुल्तान। इसलिए सुल्तान ने हुलिया लिखने का व्यवस्था ही लाया कि हुलिया लिखने में जो सैनिक है, जो सेना में भर्ती होता है, उसके शरीर में मुख्य रूप से जो चेहरा है, चेहरे की बनावट लिखा जाता है, उसका पूरा बायोडाटा लिखा जाता है, उसकी इसका आँख कैसा है, इसका नाक कैसा है, ओंठ कैसा है, मुच्छें कैसी हैं, कहीं तिल है कि नहीं है, उसका आँख कैसा है, ये जो भावें होती हैं जिसे लोग आईब्रो कहते हैं, आईब्रो सेट कराते हैं, लड़कियां भी सेट कराती हैं, लड़के भी सेट कराते हैं, लड़कियां ज़्यादा सेट कराती हैं, वो अलग चीज़ है। तो आईब्रो लोग सेट कराते हैं। एक कान कैसा है, उसका बाल कैसा है, घुंघराल है किस तरीके का, व्यक्ति मोटा है कि गोरा है कि काला है, कैसा है, इस प्रकार का पूरा बायोडाटा एक बना के लिखा जाता है। जो कि फोटो सिस्टम था नहीं कि फोटो खींच लिया गया है पहचान लिया जाएगा, तो उसी आधार पे देखा जाता था कि यही है सेना में। और जब ये डाटा लड़ने कोई दूसरा गया तो देखा ये सेना में है ही नहीं। तो हुलिया लिखने का मतलब समझ में आ गया होगा क्या है, उस सैनिक का पूरा बायोडाटा एक हिसाब से मुख्यतः चेहरे का लिखा जाता था कि ताकि युद्ध के समय उस व्यक्ति की, उस सेना की, उस सैनिक की में जो सैनिक है उसकी पहचान किया जा सके। ये हुलिया लिखने की व्यवस्था लाया, पहला काम। तो हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू किया सबसे पहले? तो सबसे पहले जो है अलाउद्दीन ने ही शुरू किया, अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश का दूसरा शासक है। इसके पहले जो शासक रहे हैं इन्हीं के चाचा, और इन्हीं के वही चाचा जो है ससुर भी बनते हैं बाद में, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिन्होंने कैमुर्स नामक एक बच्चे की हत्या करके सिंहासन हासिल किया था। गुलाम वंश से खिलजी वंश आ गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक है जिसने हुलिया लिखने की प्रथा व्यवस्था किया। हुलिया समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज, चूंकि जो सेना में है, सेना में 2-3 प्रकार के लोग होते थे। कुछ सेना में होते थे घुड़सवार होते थे, और कुछ सेना में होते थे पैदल होते थे। हालांकि कुछ हाथी का भी प्रयोग होता था, ये ध्यान दीजिए, हाथी का भी, लेकिन ज़्यादातर पैदल और घुड़सवार थे। तो जो सेना में हैं, ये सेना में कुछ सेना ऐसे होते थे जो एक घोड़ा रखता था, एक घोड़ा, और कुछ होते थे 2 घोड़ा रखते थे। भाई एक घोड़ा रखते हैं, मान लीजिए सेना में एक घोड़ा रखा है, घोड़ा बीमार हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कुछ हो गया, तो लड़ने कैसे जाएंगे? क्योंकि जो अश्वारोही है, अश्वारोही है, तो वो घोड़े से ही सैनिक लड़ने जाएगा। जो पैदल वाला, वो पैदल का ट्रेनिंग लिया है। तो जो जाएगा, एक घोड़ा है, बीमार हो गया, दुख हो गया, कुछ भी हो गया, टूट गया या उसका जो भी हो गया, तो लड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए कुछ सेना में ऐसे होते थे जो 2 घोड़ा रखते थे। एक घोड़ा रखने वाले को एक अस्पा, और 2 घोड़ा रखने वाले को 2 अस्पा कहा जाता था। इसको एक अस्पा, एक अस्पा, और इसको 2 अस्पा। ये सब पूछे गए हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं। जो किताब में लिखा गया है उसी को हर किताबों से एंगल से एनालिसिस किया हूं। आप हरिश्चंद्र वर्मा की किताब देखेंगे, डॉक्टर लईक अहमद की किताब देखेंगे, एस.के. पांडे का किताब देखेंगे, और श्रीवास्तव की किताब देखेंगे, आशीर्वादी लाल का भी किताब देखेंगे, और एल.पी. शर्मा की भी किताब देखेंगे। तो सब में लगभग अधिकांशतः कॉमन चीज़ें वही हैं। कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट जो होते इधर उधर मिलेंगे, लगभग बाकी सेम चीज़ वही रहती हैं सब में। एनालिसिस अब आपको करना, आपका अप्रोच कैसा है, प्रशासनिक अप्रोच है कि टीचर का अप्रोच है, किस हिसाब का अप्रोचिंग आप देते हैं, कि क्या किस आप वातावरण में आपने
निवास किया, किस वातावरण में रहे हैं, कैसा आपकी मानसिकता रही है, उस पर निर्भर करता लिखने पर। तो एक घोड़े वाले को, एक जिनके पास घोड़ा जिस सैनिक को, उसको एक अस्पा, जिसके पास 2 घोड़ा है 2 अस्पा कहा जाता था। देखिए ये 1 अस्पा वाला जो है इसको वेतन कम मिलता है और 2 अस्पा वाले को थोड़ा सा वेतन ज़्यादा मिलता था। अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा मिले, तो हमको डाटा जानना नहीं इस प्रकार का कितना वेतन था। तो लगभग 200 कुछ 38 जो है टका मिलता था। टका जो होता था वो अगर बात करें टका की, तो टका जो होता है ना, टका ये चांदी का होता था। किसका होता था? चांदी का। और जो जीतल होता था ये तांबा का होता था। ये मुगल काल में है और इसको शुरू करने वाला पहला कौन था? अगर गुलाम वंश की बात करें, गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना गया है अर्थात इल्तुतमिश। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इल्तुतमिश है। वही लाया था चांदी का टका और तांबे का जीतल। कैसे याद करते हैं? कभी कभी लोग भूल जाता है कौन चांदी का कौन तांबे का। तो हमने देखिए ऐसे याद कर लिया, लोगों को बता दिया चाट। ज़्यादातर लड़कियां चाट खाती हैं, लड़के भी ज़्यादा खाते हैं, महिलाएं ज़्यादा खाती हैं चाट फुचका जो भी है, पान पूड़ी जो भी XYZ खाते हैं। तो चा से चांदी और टा से टका, चा से चांदी टा से टका। तो ऐसे पकड़ लिए, चांदी का जो टका होता था तो तांबे का जीतल। तो हम वापस आते हैं, तो ये बताएं कि 1 अस्पा 2 अस्पा इनको जो है इतना जो है टका मिलता था और 2 घोड़े वाले को इसको। अब इसमें एक शब्द और आता है, एक शब्द आता है मुरत्तब। एक शब्द और आएगा मुरत्तब, मुरत्तब ऐसे शब्द है मुरत्तब। ये मुरत्तब क्या है? कुछ ऐसे सेना होते हैं, सेना में सैनिक में ऐसे होते हैं जिनको निरीक्षण करके लाया जाता है। यानी कि सेना में यानी कि निरीक्षण के माध्यम से लाया जाता है। यानी कि ज़्यादातर सुल्तान निरीक्षण स्वयं करता था। फिर उसके आगे जो सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और सेना के लिए कौन सा विभाग दिया गया है? क्या नाम है? दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज। अब अभी जैसे यहाँ पे हमने नहीं बताया है कि आगे चल के बताए हैंगे। तो ये जो मुरत्तब है ये निरीक्षण के माध्यम से आता था। जो सेना में जिसका निरीक्षण के जांच पड़ताल करके लाया गया है, ऐसे सैनिक को मुरत्तब कहा गया है। इसका थोड़ा सा वेतन और ज़्यादा रहता था, लगभग 78 टका ज़्यादा रहता था। यहाँ तक क्लियर है? अब यहीं पे हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे। जब सेना का दीवान ए आरिज आ गया, तो ये जो हुलिया लिखने का काम करता था, ये हुलिया लिखने का काम भैया ने, ये दीवान ए आरिज एक विभाग था, सैन्य विभाग से संबंधित है। चाहे दीवाने लिखिए चाहे दीवान ए आरिज, ये सैन्य विभाग से संबंधित है। इसको अब हटा दिया जाए भैया, ये समझ में आ गया होगा। दीवान ए आरिज जो था ये किससे संबंधित था? ये सैन्य विभाग यानी कि सेना से विभाग से संबंधित था। सैन्य विभाग यही हुलिया लिखता था। जो सैनिकों की हुलिया लिखने का काम था, सैनिकों की हुलिया लिखने का काम कौन करता था? दीवान ए आरिज यही विभाग था जो सैनिकों की हुलिया लिखता था। और एक चीज़ और था, अब देखिए जो बताया ना कि जो सेना में 1 घोड़ा रखा या 2 घोड़ा रखा, 1 अस्पा 2 अस्पा, और ये मुरत्तब बताई दिए हैं जो निरीक्षण के माध्यम से, ये भी सेना में ही है। तो जो घोड़े होते थे, ये घोड़े युद्ध में जाने लायक हैं कि नहीं, जाएंगे कि नहीं, इन घोड़ों में रेसिंग है कि नहीं, बढ़िया से रेस कर ले रहे हैं कि नहीं, तो लड़ने लायक हैं युद्ध में कि नहीं, उन घोड़ों को पहचाना जाता था कौन घोड़े ज़्यादा सूटेबल हैं। तो उन पे एक मुहर टाइप का बना के रख दिया जाता था और उसको गर्मा करके दाग लगा दिया जाता था, चिन्ह लगा दिया जाता था, उसे गर्म करके इसे चिन्हित कर दिया जाता था। तो उसको कहते हैं घोड़े में दाग लगाने की व्यवस्था, दाग लगाने की प्रथा।
ये कौन लाया था? यही अलाउद्दीन खिलजी। घोड़े को दागने की, या घोड़े को ऐसे करिए, घोड़े को दागने की, दागने की प्रथा किसने शुरू किया है? तो यही अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों दागा जाता था? ताकि ये घोड़े युद्ध के समय काम करेंगे कि नहीं पहचाना जाए, अपना चिन्हित कर दिया जाता था। दागने का मतलब कि ऐसे नहीं ये नहीं, चिन्ह लगा दिया जाता था कि कुछ चीज़ें गरमा करके गरमाते थे, उसको जो है लोहे का मोहर का टाइप का रहता था, मोहर टाइप का लगा कर ऐसे चिन्हित कर दिया जाता था। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा कि घोड़ों को दागने की प्रथा किसने लाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। हुलिया लिखने का प्रथा मुरत्तब हो गया, दीवान यारी सैन्य विभाग, यही दीवान यारी से लिखता था। अब एक और आएगा आपको पायगाह विभाग। अगर बात करेंगे ये पायगाह विभाग, ये क्या था? पायगाह विभाग ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लाया है। ये भी सैनिक में सुधार करने के लिए, सेना में सुधार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ही लाया पायगाह विभाग। ये क्या करता था? ये जो शाही सेनाएं थे, शाही जो घोड़े होते थे, शाही घोड़ा यानी कि शाही घोड़े के मतलब क्या, जो राजघराने से, जो सुल्तान से संबंधित रहते थे, जो सुल्तान के लिए काम होते थे, उसे शाही कहा जाता है। शाही जो घोड़े होते हैं, उन घोड़ों के नस्लों को सुधारना, उनमें अनेक प्रकार की जो कमियां उनको दूर करके नए नए घोड़ों को लाना, शाही घोड़े की व्यवस्था करना, इसी का काम था। एक पायगाह विभाग पूछा गया है। पायगाह विभाग किससे है? तो शाही घोड़े से संबंधित, या शाही घोड़े में सुधार करने के लिए है, या नए नए शाही घोड़े के लाने की आवश्यकता था। यहाँ तक हो गया। अब इतना जब हो गया तो आप यहीं पे समझिए, एक तो हुलिया लिखने का मुरत्तब हो गया, दीवान आरिज हो गया। हुलिया लिखने का प्रथा जैसे कि यही करता था, घोड़े को दागने की प्रथा यही लाया जिससे चिन्हित किया जाता था, और पायगाह विभाग जो है शाही घोड़े में नस्ल को सुधारने से, उनका प्रबंध व्यवस्था करने से है। इसके अलावा देखिए क्या है, सेना से ही संबंधित है। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास ये सब व्यवस्था हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको अगर जानकारी मिलता है तो जियाउद्दीन बर्नी हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, 3 पुस्तकें उनकी हैं। उनमें एक पुस्तक जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। हालांकि तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही में फ़िरोज़ शाह तुगलक की प्रशंसा है, तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही में फ़िरोज़ शाह तुगलक की प्रशंसा है, लेकिन तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही से ही हमको इसको जानकारी प्राप्त होती है। इनके शासन व्यवस्था के बारे में, इनके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानकारी। एक इतिहासकार हैं, नाम सुने होंगे आप सभी, फरिश्ता के अनुसार जो है अलाउद्दीन खिलजी के सेना में, अगर बात की फरिश्ता के अनुसार बात किया जाए तो फरिश्ता बताते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सेना में 4,75,000 घुड़सवार सैनिक थे, अश्वारोही थे। इतना केवल अश्वारोही थे, 4,75,000 अलाउद्दीन की खिलजी की सेना में केवल अश्वारोही ही थे, अगर बात किया जाए तो। इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी बहुत बड़ी थी, बहुत विशाल थी, बहुत विस्तृत थी। अब इतने विशाल सेना को नियंत्रित करने के लिए घोड़े के दागने की व्यवस्था और सैनिकों की हुलिया लिखने की व्यवस्था, मुरत्तब जैसी व्यवस्था, ये सब करने के साथ साथ अलाउद्दीन ने एक और काम किया कि सेना का अस्थायीकरण करना शुरू किया। सेना का अस्थायी केंद्रीकरण, यानी कि अस्थायीकरण, यानी कि केंद्रीय स्तर पर सेना को अस्थायित्व देना, अस्थायी करने का काम सबसे पहले अगर कोई करता है तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ही करते हैं। सबसे पहले किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। सेना को पहली बार केंद्रीय स्तर पर अस्थायीकरण करने का या अस्थायी सेना रखने का
पहले सबसे पहले अगर कोई काम करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी। और ये कैसे हमको प्राप्त होता है जानकारी? फरिश्ता के अनुसार भी प्राप्त होता है, जियाउद्दीन बर्नी के भी अनुसार प्राप्त होता है। फरिश्ता ने इतने सेनाओं का उल्लेख का विवरण किया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके साथ साथ में अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के साथ में और क्या किया है, अगर इसके बाद में हम बात करते हैं तो इनकी सेना की बात क्या विशेषता है हुलिया लिखने का। और देखिए इनकी बात अगर हम करते हैं, है जगह है, इनकी बात करते हैं तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर मंगोलों का आक्रमण हुआ है, मंगोलों का आक्रमण जो है अगर सबसे पहले हुआ है, मंगोलों का आक्रमण सर्वाधिक अगर हुआ है तो इन्हीं के समय में हुआ है। सर्वाधिक किसके समय हुआ है? इन्हीं के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय। मंगोल का सबसे ज़्यादा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुआ। ये सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जानिए, पूछे। जितने आप घटना चक्र उठाएंगे, युद्ध उठाएंगे या कोई भी किताब उठाएंगे, सब में मिलेगा वही। क्योंकि कई बार मैं एग्ज़ाम दिया हूँ, प्री मेंस इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ, इसीलिए जानकारी रखता हूँ। अभी भी इसी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए सोचता हूँ एक भी त्रुटि न रहे, एक भी गलती न रहे, पूरी रूप से तैयार होकर के तब इसी मार्केट में आता हूँ। ठीक, मंगोलों का सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके समय हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा आक्रमण। तो मंगोल की सेना में क्या था? मंगोल की सेना में देखिए अगर इसकी बात करें, इसकी सेना में एक शब्द आता तुमन शब्द, तुमन। मंगोल की सेना में तुमन था, और तुमन का मतलब क्या होता है? 10,000 सैनिक टुकड़ियों को, 10,000 सैनिक टुकड़ी को, सैनिक टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। तुमन का मतलब क्या है? 10,000 सैनिक टुकड़ी को तुमन कहा जाता था, तुमन। इसी तरीके से अलाउद्दीन ने भी अपनी सेना में तुमन का प्रयोग किया है। अलाउद्दीन ने भी अपनी सेना में तुमन, कई बार पूछा गया है ये तुमन शब्द क्या है। मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन भारत में तुमन शब्द का प्रयोग होता है, या सल्तनत काल में तुमन शब्द देखे जाते हैं। तुमन का मतलब क्या है, या तुमन किससे संबंधित है? सेना से संबंधित है। किससे संबंधित? तो एक किसके समय था? एक मंगोल के समय में था, मंगोलों में सेनाओं में ऐसा था, और अलाउद्दीन खिलजी के भी समय में था ऐसा तुमन। तो तुमन का मतलब क्या है कि इतना सेना, 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी है, तो इससे ये लोग काम करेंगे। जी हाँ, बोलिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना भैया? हाँ, यहाँ तक क्लियर है। पाएगा भी विभाग हो गया है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अगर बात करेंगे तो इतना सेना रहेगा, इतना सेना जो रहेगा, तो इसमें क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बढ़िया विशेषता लाते हैं, जो अभी तक पहली बार लाया गया है। एक तो अस्थायी सेना तो लाया गया, ये सैनिकों को जो भैया है ना नगद वेतन देने की व्यवस्था करते हैं। सैनिक को कैसा व्यवस्था करते हैं अलाउद्दीन खिलजी? नगद वेतन, नगद वेतन। देखिए का यहाँ लिखा जाता है, गा नहीं लिखा जाता है, ध्यान दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के पहले ऐसे सुल्तान हैं जिन्होंने नगद वेतन देने की व्यवस्था किया, प्रारंभ किया, नगद वेतन प्रारंभ किया। यानी कि केवल वेतन, और जब वेतन नहीं दे पाएंगे तो उसके स्थान पर वेतन के लिए क्या करेंगे? नगद वेतन देने के लिए तो एक गल्ला का भी व्यवस्था करते हैं। आगे चलेंगे जब बाजार नियंत्रण में पढ़ेंगे तो गल्ला जो है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नगद ले लेते हैं, 50% लेते थे। पूरे दिल्ली सल्तनत में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा राजस्व वसूली का काम, या भू राजस्व वसूली का काम, या लगान लेने का काम, या कहिए कर लेने का, या टैक्स लेने का काम, जो खेती बाड़ी से, किसानों से जो निकाले जाते थे, 50%, यानी कि आधा आधा। इतना ज़्यादा किसी सुल्तान ने नहीं लिया। एक विशेषता इनकी। दूसरी विशेषता, ये हिंदुओं से 10% टैक्स लेते थे और मुसलमानों से 5% टैक्स। जो व्यापारी थे, व्यापारी से मात्र 5%,
मुस्लिम व्यापारी से मात्र 5% टैक्स लेते थे और हिंदू व्यापारी से जो है 10%। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है, इस लॉजिक पर एनालिसिस करने का काम यूपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं उनका काम है। इस पर बहुत ज़्यादा माथापच्ची काम नहीं है, केवल इतना ही जानना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो नगद वेतन जब देने का काम ये किए हैं अलाउद्दीन खिलजी, इसके पहले जो था नगद वेतन नहीं दिया जाता था। कुछ जो सुल्तान हुआ करते थे, कुछ जिनको जो बड़े बड़े अधिकारी थे या जो बड़े बड़े पद पे थे, वो चूँकि वेतन ज़्यादा लेंगे और वेतन दे नहीं पाते थे सुल्तान, तो कुछ भूमि दे देते थे, भैया तुम इतना भूमि ले जाओ। लेकिन जो भूमि देते थे इसके पहले जो सुल्तान थे, वो भूमि राजस्व मुक्त रहता था, उस पर टैक्स वैक्स नहीं मिलता था। इसका मतलब वो ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ नहीं था, लेकिन वो लोग उसी भूमि से जो है खेती बाड़ी अपने, चूँकि अधीनस्थ उस समय की स्थितियाँ ऐसी थी, परिस्थितियाँ जिम्मेदार थी ना उस समय की स्थिति। देखेंगे कोई किसको मार के बैठेंगे, कोई किसको कौन क्या करेंगे। मध्यकालीन इतिहास पूरा उसी पर केंद्रित है। मध्यकालीन इतिहास का एक अलग इतिहास है, प्राचीन अलग है, आधुनिक अलग है, तीनों में अलग अलग डिफरेंस मिलते हैं। तो हम बता रहे थे नगद वेतन जब शुरू करते हैं तो इसके पहले जो और लोग थे तो बड़े बड़े अधिकारियों को या बड़े बड़े कर्मचारियों को जो है या मंत्री लोगों को तो वेतन ना देके कुछ भूमि दे देते थे। उसी भूमि को कहते थे इकता, इकता व्यवस्था, इकता प्रणाली। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इकता व्यवस्था को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। ये भी पूछा जाता कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने इकता प्रणाली को या इकता व्यवस्था को बंद। इकता मतलब जो अधिकारी कर्मचारी या जो मंत्री लोग हैं उनको जो भूमि दे देते थे वेतन के बदले, तो वेतन के बदले भूमि बंद। और भूमि जब नहीं मिलेगा, इकता नहीं मिलेगा, चूँकि वही इकता जो है धीरे धीरे वो इकतेदार में बदल जाते थे, उस भूमि का स्वामी बन जाते थे, धीरे धीरे वो स्वतंत्र हो जाते थे और स्वतंत्र राजा की भांति सुल्तान की भांति काम करने लगते थे और बाद में वही बगावत कर देते थे। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसी व्यवस्था को, इकता व्यवस्था को जो है बंद कर दिया, इकता प्रणाली को बंद कर दिया। उसके स्थान पे पूरा का पूरा नगद वेतन। और नगद वेतन देने के लिए करना क्या होगा? नगद वेतन देने के लिए बाजार को नियंत्रित करना पड़ेगा, भू राजस्व की नीति अपनाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे, टैक्स लेंगे, लगान लेंगे, इसीलिए 50% टैक्स लेते थे, सीधे सीधे 50%। कई सुधार किए हैं और कई नुकसान भी होते हैं। तो सुल्तान है, सुल्तान का काम अलग है। हमको प्रशासन में समझना, इतिहास इसलिए समझना होता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी या जो शासक लोगों ने जो गलतियां किया है, जिन गलतियों के कारण उनका साम्राज्य चला गया, चकनाचूर हो गया, विस्तार हो गया, ऐसी गलती हम दोबारा इतिहास में न करें। क्योंकि इतिहास ऐसा आप सुने होंगे, कहते भी इतिहास अपने को दोहराता है। तो जो गलतियां की हैं उस गलती से हम सीखें, ये गलती इन्होंने किया, ये गलती हम ना करें। इसीलिए इतिहास पढ़ा जाता है, इसीलिए समझा जाता है। और ऐसे ऐसे प्रशासन में था, इस प्रशासन में ऐसे करने से यह लाभ हुआ है, इसके करने से ऐसा लाभ नहीं हुआ, इसलिए हमको ये करने की आवश्यकता है। तो इन्होंने नगद वेतन प्रारंभ किया। पूछा गया नगद वेतन किसने प्रारंभ किया, तो इन्होंने। और इकता कितने समाप्त किया? अलाउद्दीन खिलजी ने ही समाप्त किया। तो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान है जिसने नगद वेतन शुरू किया। अब यहाँ पे यदि आ जाए, नगद इकता को प्रारंभ करने वाला पहला कौन था? इकता को प्रारंभ करने वाला या इकता को सुचारू रूप से चलाने वाला। देखिए, अगर इकता की बात करें, इकता को जो प्रारंभ किया है ये मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने प्रारंभ किया है। कहीं कहीं मोहम्मद गोरी शब्द आ जाएगा, कहीं कहीं गोरी आ जाएगा, कहीं कहीं इसका नाम मुइजुद्दीन, और कभी कभी ऐसा भी दे सकता है इसका वास्तव में जो नाम था शहाबुद्दीन या सिहाबुद्दीन। सिहाबुद्दीन नाम था, बाद में मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से सिंहासन पर बैठा था मोहम्मद गोरी। तो वही जो मोहम्मद गोरी था, कुतुबुद्दीन ऐबक को कोहराम का इकता दिया था सबसे पहले। मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ही कोहराम का इकता, कोहराम इकता जो है, इकता मतलब प्रांत, इकता माने क्या होता है? प्रांत। वो तो एक भूभाग है, बड़ा भूभाग, इकता माने प्रांत समझ लीजिए, प्रांत जैसा ही है। तो इकता दिया था, यानी कि कोहराम का इकता दे दिया था मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। तो सबसे पहले प्रारंभ किया किसने? गोरी ने। लेकिन अगर ये कहा जाए सुचारू रूप से प्रारंभ करने वाला, इसको सुचारू रूप से किसने प्रारंभ किया है? सुचारू रूप से अगर प्रारंभ किया है तो इल्तुतमिश है।
इल्तुतमिश। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए इकता को सबसे पहले किसने प्रारंभ किया, तो मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, या मुइजुद्दीन केवल लिख सकता है, उसका नाम शिहाबुद्दीन भी ले सकता है। और सुचारू रूप से किसने प्रारंभ किया, इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश का जो प्रधानमंत्री था निजामुल मुल्क जुनैदी, इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री निजामुल मुल्क जुनैदी की पुस्तक जो है सियासतनामा, सियासतनामा में एकता प्रणाली का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। इसके पहले कहीं किताब में नहीं मिला है। सियासतनामा में इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री निजामुल मुल्क जुनैदी ने लिखा है, जिसमें सबसे पहले एकता प्रणाली का उल्लेख मिलता है। ये इतना समझ में आ गया, विस्तृत भाग था कि अलाउद्दीन ने सैनिक सुधार के लिए क्या क्या किया, एक रूपरेखा समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम विस्तार रूप दे देते हैं, इसलिए थोड़ा सा लाइनिंग नहीं करते हैं, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी। फिर भी अगर वीडियो एक बार नहीं समझ में आए, दोबारा देखेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा। और एक बार ये समझ में आ गया तो आपको भूलेगा नहीं, पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगा। वीडियो को एक लाइक करिए अशोक राज के लिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएँ। आप एक एग्ज़ाम के अलावा हर एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। एकता प्रणाली किसने शुरू किया, बता सकते हैं, यानी कि गोरी ने, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। किसने सुचारू रूप से चलाया, इल्तुतमिश ने। क्लियर है। सैनिक को किसने लाया, पहले स्थायीकरण किसने किया है, मंगोलों के आक्रमण, मंगोलों के सेना में कौन थे, तुमन। इसे तुमन में मतलब 10,000 सैनिक टुकड़ी था। इसी तरह इसके भी समय इन्होंने भी व्यवस्था किया, नगद वेतन देने की व्यवस्था किया है ना। और जो है चांदी का टका होता था, तांबे का जीतल चलता था, और ये हालांकि ये इल्तुतमिश ने लाया था, शुरू किया था। यहाँ तक समझ में आ गया। धन्यवाद।